चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी का सेकेंड चैप्टर शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज पार्ट 1, ये चैप्टर का नाम है। देखो, जब बिजनेस चलता है ना कोई भी, तो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ लेन देन नहीं होती। मतलब सामान खरीदा और सामान बेचा मतलब बिजनेस हो गया। बिजनेस में सिर्फ यही नहीं आता, पता है। बिजनेस में इन चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ें भी आती हैं। खाली सामान की लेन देन करना, सिर्फ सामान खरीदा और सामान बेचा, ये तो ट्रेडिंग कहलाती है, इसे तो ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन बिजनेस होता है जब इस ट्रेडिंग के साथ अदर सर्विसेज भी उसके साथ जुड़ी हुई हो। बिजनेस में सिर्फ खरीदना और बेचना, परचेस और सेल के अलावा दूसरी बहुत सारी सर्विस हैं कि जो सर्विसेज अगर ना हो ना तो शायद बिजनेस जो है वो ये चल ही ना पाए। ये सब सर्विसेज जो है वो ये बिजनेस में बहुत काम आती है। जैसे कि उन सर्विसेज में एग्जांपल दो ना, तो जैसे बैंकिंग का सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, पोस्ट ऑफिस, फिर गोडाउन की, ट्रांसपोर्ट की सर्विस। बताओ ये सब बिजनेस में ज़रूरी है कि नहीं? क्या बिजनेस में जो है वो ये बैंकिंग की सर्विस के बिना चल पाएगा कुछ भी? नहीं ना। कितना ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट की सर्विस, वो बिजनेस के लिए कितनी ज़रूरी है कि नहीं? और प्रेजेंट टाइम में, पहले चलो इन सर्विसेज का भले ज़्यादा यूज़ होता हो या ना होता हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन सर्विसेज का यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसकी वजह से बिजनेस में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सर्विसेज है ना, वो हमें इस चैप्टर में समझना है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, सिर्फ परचेस और सेल करना, सिर्फ खरीदना बेचना, तो उसे तो सिर्फ ट्रेडिंग कहते हैं, वो पर्टिकुलर बिजनेस नहीं कहलाया। लेकिन जब उसके साथ ये सब सर्विसेज भी जुड़ी हुई हो, ये ऑक्सिलरी सर्विसेज, ये कॉमर्स की सर्विसेज उसके साथ जुड़ी हुई हो बिजनेस के साथ, तो ही बिजनेस पर्टिकुलर चल सकता है। सही बात है ना? तो ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये दोनों चैप्टर बिजनेस सर्विसेज के बारे में ही है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम लोग जो है वो ये पहले पार्ट में पहली बिजनेस सर्विस देखें। जो पहली बिजनेस सर्विस है इंश्योरेंस। बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस वो आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मीन्स क्या? जनरल वे में हमें पता है इंश्योरेंस किसे कहते हैं, हम लोगों को पता है ना। आप लोगों को जो है वो कोई भी तरह का नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए या उससे बचने के लिए पहले ही हम लोग इंश्योरेंस लेके रखते हैं कि अगर कुछ भी नुकसान हुआ ना तो उस नुकसान के पैसे फिर इंश्योरेंस कंपनी देगी। भाई हमें इतना बड़ा लॉस उठाना नहीं पड़ेगा, हम जनरली इसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन पर्टिकुलर वे में इंश्योरेंस का मतलब क्या, वो हम लोग अगर समझें तो कहते हैं कि इंश्योरेंस रिफर टू दैट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज through which the insurer pays premium and as against getting an undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk covered and the amount decided for the financial loss। ये इंश्योरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन है कि जिस डेफिनेशन के अंदर ही इंश्योरेंस के बारे में ऑलमोस्ट हर इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। कि देखो, इंश्योरेंस वो एक तरह का जो है, एक तरह का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस वो क्या कहलाया? एक तरह का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात समझ में आई ना? दूसरा, इंश्योरेंस में दो पार्टी होती है। दूसरी बात ध्यान देना कि इंश्योरेंस में कौन सी दो पार्टीज होती है, बिटवीन टू पार्टीज। एक कहलाती है इंश्योरी, एक इंश्योरी। इंश्योरी मतलब जो इंश्योरेंस लेता है, जो इंश्योरेंस लेता है। अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है तो भाई मैं इंश्योरी। और दूसरा आता है इंश्योरर, ठीक है ना। दूसरा इंश्योरर मतलब जो इंश्योरर दे रहा है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, वो एजेंट जो इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो इंश्योरर। ये दो पार्टीज होती है जिसमें इंश्योरीज जो है वो प्रीमियम भरते हैं, ठीक है ना। जो भी उन्हें जो है वो रिस्क हो, जो भी रिस्क हो उस रिस्क के अकॉर्डिंग वो प्रीमियम भरते हैं। जैसे किसी ने जो है वो ये अगर फायर इंश्योरेंस लिया हो, आग का इंश्योरेंस, कि अगर मेरे शॉप में आग लग गई, बाय चांस अगर आग लगी, तो उसके लिए मैं पहले इंश्योरेंस लेके रखता हूँ कि जिसकी वजह से अगर मेरी आग लगी, अगर शॉप में जो है वो ये आग लगी है तो फिर उसका जो है वो ये लॉस वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी फिर। और इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी को हमें क्या देना पड़ता है? प्रीमियम देना पड़ता है। और उसके सामने इंश्योरर जो है वो जो भी रिस्क हो उसके अकॉर्डिंग पहले से ही जो अमाउंट डिसाइडेड हो वो अमाउंट हमें देता है, वो लॉस हमें देता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है।
कि चलो भाई मैंने इंश्योरेंस लिया है 1 लाख का इंश्योरेंस, तो अगर बाय चांस मेरी शॉप में आग लगेगी ना, तो वो कंपनी मुझे 1 लाख तक की अमाउंट देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। सही बात है ना। तो इसे जो है वो ये इंश्योरेंस कहते हैं ना। हाँ, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, दो पार्टीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट कि जिसमें एक पार्टी इंश्योरी जो कहलाया, वो एक पार्टी जो है क्या कहते हैं, वो प्रीमियम भरती है, और सामने इंश्योरर वो उसके रिस्क को कवर करती है कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसके बदले में पैसे हम देंगे। ठीक है, ये इंश्योरेंस का प्रॉपर मीनिंग। इसी के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स क्या वो समझे, एक डेफिनेशन समझे कि व्हाट इज इंश्योरेंस पॉलिसी। कह रहे हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिटर्न फॉर्म इज नॉन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न फॉर्म में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। सही बात है। और इंश्योरेंस के बारे में एक खास चीज़ कहते हैं कि इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व बट इट कंपेंसेट्स फॉर द फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय द रिस्क। कि इंश्योरेंस से जो है वो कोई भी रिस्क रिमूव नहीं होता, मतलब मैंने इंश्योरेंस लिया है मतलब अब कभी मेरे शॉप में आग लगेगी ही नहीं, क्या वो रिस्क ही ख़त्म हो गया? नहीं, आग तो लग सकती है ना, रिस्क तो रहता है ना। तो इंश्योरेंस रिस्क को दूर नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से जो फाइनेंशियल लॉस होता है ना, जो पैसों का नुकसान होता है ना, उसे कंपेंसेट करके देता है, मतलब उसकी भरपाई करके देता है। कि मेरी इतनी बड़ी शॉप है तो मैंने उसका इंश्योरेंस लेके रखा है, तो अगर बाय चांस उसमें आग लग गई तो मुझे फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। रिस्क को इंश्योरेंस दूर नहीं करता, लेकिन फाइनेंशियल लॉस से बचाता है कि कम से कम मुझे पैसों का नुकसान नहीं होगा, वो भरपाई फिर वो इंश्योरेंस कंपनी करके देगी। सही बात है ना। अब आपको पता है इंश्योरेंस जो है ये सर्विस वो इतनी स्पेशल सर्विस है कि इंश्योरेंस अपने कुछ फिक्स रूल के अकॉर्डिंग चलता है। इंश्योरेंस के कुछ फिक्स रूल होते हैं, जो रूल्स उस इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस के कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स या हम लोग कहते हैं सिद्धांत, कि जो भी इंश्योरेंस है या जो भी इंश्योरेंस की सर्विस है वो इन सिद्धांतों के ऊपर, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो टिकी हुई है। तो ये कौन से 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स वो हम लोग समझें। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मतलब पूरे विश्वास का जो है वो ये सिद्धांत, पूरा विश्वास। आपको पता है इंश्योरेंस जो है वो आप लोग ध्यान रखो कि कोई भी रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। उसमें रिस्क को हम लोग दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क में जो भी लॉस होता है उस लॉस को रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखना। इंश्योरेंस कभी भी जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लिया जाता है। इसकी वजह से इंश्योरेंस में जब दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट बनता है ना, दो पार्टीज़ के बीच में जब एग्रीमेंट बनता है इंश्योरेंस में, तो दोनों पार्टीज़ को पूरे विश्वास के साथ एक दूसरे को सब सच्चाई बतानी चाहिए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। कि दोनों पार्टीज़ को जो भी बातें हो ना, इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी बातें हो, वो सब बातें पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ एक दूसरे को बतानी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ आपको, एक एग्जांपल दूँ कि अगर किसी ने जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आप सबको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ये हर कोई पर्सन लेता है। कि अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं पता है? कि अगर बाय चांस मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, मेरी हेल्थ ख़राब हुई और अगर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना पड़ा तो हॉस्पिटल का खर्चा बहुत बड़ा आता है। तो इसलिए मैंने पहले ही 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया कि अगर बाय चांस मेरी हेल्थ कुछ ख़राब हुई तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में जो भी खर्चा होगा वो सब खर्चा मैं नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। ठीक है ना। और अगर बाय चांस मैं बीमार नहीं भी हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं बीमार नहीं भी हुआ तो भी वो पैसे मेरे जाएंगे नहीं। एक टाइमिंग होता है कि जैसे मैंने जो है वो ये 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 साल के बीच में मुझे कुछ भी बीमारी हुई ना, तो उसकी वजह से वो पूरा खर्चा फिर इंश्योरेंस कंपनी भरेगी।
लेकिन अगर 5 साल के बीच में मुझे कोई भी बीमारी नहीं हुई तो मैं जो हर महीने या हर साल में जो भी प्रीमियम भरता हूँ ना, इंश्योरेंस कंपनी को जो भी प्रीमियम देना पड़ता है ना, वो प्रीमियम जो है वो मुझे वापस मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा हमारा साथ देने के लिए होती है। मैं हर महीने जो है वो ये 5-5 हज़ार रुपये देता हूँ, हर महीने एग्जाम्पल ना, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये प्रीमियम भर रहा हूँ, मतलब साल के 60,000 रुपये दूंगा, तो 2 साल के 1,20,000 रुपये में दूंगा इंश्योरेंस कंपनी को। सही बात ना। तो इस 2 साल के बीच में इंश्योरेंस ऐसे ही तो काम करता है ना, कि अगर इस 2 साल के बीच में मुझे कोई तकलीफ हुई, मुझे अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो 1,20,000 तक का पूरा हॉस्पिटल का खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। और अगर इस 2 साल के बीच में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है तो भी वो 1,20,000 कंपनी मुझे वापस दे देगी। तो हमारा नुकसान इसमें कुछ भी नहीं होता, हमारा कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ही ये जो इंश्योरेंस होता है ना, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस हमारा नुकसान करवाने के लिए नहीं है, इसीलिए जब भी इंश्योरेंस आप लो ना, तो दोनों पार्टीज को, इंश्योरी और इंश्योरर, दोनों को एक दूसरे को विश्वास के साथ पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ ना, तो मुझे पहले ही उसे बता देना चाहिए, कि भाई मुझे कोई बीमारी है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी बीमारी है और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, तो इस कंपनी आपको जो है वो ये इंश्योरेंस देगी ही नहीं, है ना। ऐसा होता है, कंपनी की पॉलिसी ऐसे चलती है कि जैसे मैंने बताया, मैं हर महीने अगर 5-5 हज़ार का हेल्थ इंश्योरेंस भर रहा हूँ, तो मेरे 2 महीने ही हुए, मैंने 1,20,000 का इंश्योरेंस लिया है, लेकिन मैंने 2 महीने ही हुए, कि सिर्फ 2 महीने हुए, मतलब 10,000 मैंने खाली भरे हैं। कितने भरे? सिर्फ 10,000 भरे हैं मैंने। और उसके बदले में 2 महीने में ही अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बाय चांस कुछ हो गया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो मैंने तो कंपनी में खाली 10,000 भरे ना, फिर भी कंपनी मुझे 1,20,000 तक का पूरा हॉस्पिटल का खर्चा भर के देगी। और उसके बाद मुझे कंपनी को कुछ भी नहीं देना होगा, मतलब मेरे 10,000 के सामने मुझे 1,20,000 भी मिल सकते हैं, पूरा मिलेगा ना ऐसा। ठीक है ना। और अगर बाय चांस मुझे 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो 1,20,000 कंपनी मुझे वापस दे देगी। ठीक है ना। तो इसलिए आपके माइंड में शायद आता होगा कि ये तो अच्छा ना, कि भाई पहले ही जो है भैया उसको बता देना, भाई इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं बताना चाहिए, हाँ उसे कुछ बताना ही नहीं चाहिए, और हम लोग थोड़े पैसे देकर और उससे बहुत बड़ा बिल ले लें, तो यही गलत है। ऑटमोस्ट गुड फेथ यही आता है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है और आपको पता हो कि आपने जो है वो ये 2 महीने में आपको कोई बीमारी चढ़ने वाली है या कुछ तकलीफ होने वाली है, तो उसके बारे में पहले ही आपको इंश्योरेंस कंपनी को बता देना चाहिए। अगर आपने नहीं बताया और बाद में उसे पता चला कि इसको तो बीमारी थी, फिर भी इसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ पैसे वापस देगी नहीं, आपने जो प्रीमियम भरा है वो भी सब चला जाएगा। सही बात है ना उसे, है ना। अगर आपने आपकी शॉप का फायर इंश्योरेंस लिया है और आपकी शॉप के पास में ही कोई जो है वो ये क्या कहते हैं, क्रैकर्स की शॉप है, आपके शॉप के पास में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर अक्सर जो है वो कुछ शॉर्ट सर्किट्स की प्रॉब्लम होती रहती है, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को न दो और बाद में अगर पता चले, तो फिर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न पैसे नहीं देती। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ आता है कि जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना, उसके बारे में हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पहले ही आपको जो है वो कंपनी को दे देनी चाहिए। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस की तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल हो जाती है। और ऐसे ही जो इंश्योरर जो आपको पॉलिसी देता है ना, उसकी भी जवाबदारी बनती है कि वो आपको हर छोटी छोटी चीज़ पहले ही बताए, कोई ना पूछे ना तो भी उसे बता देना चाहिए। कि जैसे अगर सपोज़ कि जब क्लेम होता है, क्लेम मतलब कि जब हम लोग इंश्योरेंस के पैसे वापस लेने जाते हैं, जब क्लेम होता है तब क्लेम के वक्त कुछ पैसे जो है वो टैक्स के कट जाते हैं, कोई कंपनी काटती है, कोई नहीं काटती, कोई कम टैक्स लेती है, कोई ज़्यादा टैक्स लेती है। तो वो टैक्स होगा या नहीं होगा, कितने साल की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में क्या क्या रूल्स है, ये सब भी इंश्योरर को पहले ही बता देना चाहिए। सो इन शॉर्ट,
इन एग्जाम्पल से हमने यही बताया कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मतलब कि जो भी दो पार्टीज के बीच में इंश्योरेंस जब लिया जाता है तब उस वक्त दोनों पार्टीज को एक दूसरे को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए, कुछ भी बिना छुपाए। क्योंकि अगर किसी ने भी छुपाया और बाद में पता चला तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद तो दूसरा आता है, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी मतलब क्या? इंडेमनिटी मतलब वो कहलाता है कि आपने जितने का इंश्योरेंस लिया हो और जिस हिसाब से आपको लॉस हुआ हो ना, उसके हिसाब से ही आपको जो है वो ये पैसे मिलेंगे, कोई ज़्यादा या कोई कम पैसे नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है कि आपने इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लिया है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लिया है। जितना आपको लॉस हुआ होगा उतने ही आपको पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं। ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल समझो इसका, कि अगर सपोज आपने इंश्योरेंस लिया है 3 लाख का, आपने इंश्योरेंस लिया है 3 लाख का, और आपकी जो है वो शॉप की वैल्यू या शॉप में जो भी सामान है उसकी वैल्यू 5 लाख की है, लेकिन आपने इंश्योरेंस 3 लाख का ही लिया है। तो अगर बाय चांस उस सामान को कुछ भी नुकसान हुआ ना, तो आपको मैक्सिमम 3 लाख ही मिलेंगे, 5 लाख नहीं। आपकी पूरी शॉप अगर जल जाए, 5 लाख का पूरा सामान जल गया, तो आपको 5 लाख नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने पॉलिसी 3 लाख की ली है, तो आपको 3 लाख ही मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यही बताता है कि जितना लॉस हुआ होगा उतना ही मिलेगा। अब बाय चांस ऐसा कि आपके जो है वो पूरे शॉप की वैल्यू 5 लाख है, सब सामान 5 लाख रुपए का है, उसमें से आपने इंश्योरेंस लिया 3 लाख का, लेकिन कुछ नुकसान हुआ, कुछ आग लग गई, आधा सामान जल गया, उसमें से नुकसान 2 लाख का ही हुआ। आपने इंश्योरेंस लिया है 3 लाख का, और अगर नुकसान 2 लाख का ही हुआ है तो आपको 2 लाख ही मिलेंगे। जितने नुकसान हुआ होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। हाँ, अगर ऐसा हो कि आपके 5 लाख की पूरी शॉप है, सब सामान 5 लाख का है, आपने इंश्योरेंस भी 5 लाख का ही लिया है, और अगर सभी सामान जल गया तो आपको पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं तो जितना नुकसान हुआ होगा उतने ही आपको रुपए मिलेंगे, उससे ज़्यादा रुपए नहीं मिलेंगे। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, समझे ना? ये उनका रूल आता है। दूसरा एक आता है, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसका मतलब ये कि कोई भी पर्सन उसी चीज़ का इंश्योरेंस ले सकता है, उसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकता है कि जिस चीज़ में उसका कोई इंटरेस्ट हो, मतलब जिस चीज़ में उसका कोई फ़ायदा हो, जो उसकी अपनी चीज़ हो उसी का ही वो इंश्योरेंस करवा सकता है। दूसरे की चीज़ें या जो उसके काम की ना हो ऐसी चीज़ों का इंश्योरेंस करवा सकते नहीं है। जैसे अगर कोई मकान मालिक होगा, तो मकान मालिक होगा ना, तो वो खुद अपने मकान का इंश्योरेंस करवाएगा। लेकिन जो इंसान रेंट पे रहता होगा, कोई घर में अगर रेंट पे रह रहा है, तो वो अपने घर का इंश्योरेंस करवाएगा नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ रेंट पे रहता है ना। ठीक है ना? तो वो अपना वहाँ पर इंश्योरेंस नहीं करवाएगा। सही बात है ना? वो उसका, क्योंकि और ना ही इंश्योरेंस कंपनी उसे जो है वो इंश्योरेंस देगी, क्योंकि वो उसका खुद का घर नहीं है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसे कहते हैं जो खुद की मालिकी का हो, जिसमें से खुद का फ़ायदा निकलता हो, ऐसी ही चीज़ों का इंश्योरेंस करवाया जाता है। सही बात है ना? कि अगर आपके पास जो चीज़ें हो आप उसका इंश्योरेंस करवाओगे, ऐसे थोड़ी कि पड़ोसी की चीज़ों का आप इंश्योरेंस आप करवाओगे, नहीं। इसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं। और दूसरा इंश्योरेंस का प्रिंसिपल आता है, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन मतलब ये कहलाता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट डैमेज हो जाता हो, आग में जल जाए, नुकसान हो जाए और कुछ भी हो जाए, और उसका इंश्योरेंस करवाया हो, तो उसके इंश्योरेंस के पूरे पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी देती है, लेकिन उसके बाद जो भी सामान बच जाता है ना, जो भी भंगार बच जाता है, जो भी कचरा बच जाता है ना, तो वो पूरा कचरा, वो पूरा भंगार वो इंश्योरेंस कंपनी खुद अपने साथ लेके जाती है। वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट कहलाता है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है ना? अगर मैंने अपनी शॉप का इंश्योरेंस लिया है, कि मैंने फायर इंश्योरेंस लिया, अगर कुछ आग में नुकसान हो तो मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है, तो फायर इंश्योरेंस के हिसाब से अगर बाय चांस मेरी शॉप में आग लग गई और
अगर शॉप में आग लगी और जो भी नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे तो दे देगी, लेकिन आग में जला हुआ जो भी सामान होगा ना, जो भी सामान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी खुद लेके जाएगी। इसे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं। ठीक है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी का सामान हो गया कि आपको तो पूरे पैसे मिल जाएंगे, अब वो सामान कंपनी का, वो कंपनी उसे भंगार में बेचे या कुछ भी करे वो उनकी मर्जी, वो उनका फ़ायदा है। ठीक है ना, ऐसे ही तो कंपनी भी तो कमाएगी ना, नहीं तो कंपनी खाली हमें थोड़े पैसे देने के लिए बैठी है। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहलाता है कि कोई भी तरह का लॉस हो तो लॉस के बाद जो भी डैमेज्ड गुड्स होते हैं, जो भी खराब सामान होते हैं, वो सामान कौन लेके जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी ले जाती है। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट समझो कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन वो लाइफ इंश्योरेंस में लगता नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये एक रूल वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लगता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार वालों को पैसे मिलते हैं ना, उसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं ना हम लोग। उनके परिवार वालों को पूरा पैसा मिलता है जिसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी नहीं। जैसे कोई सामान जल जाता है, ख़राब हो जाए, टूट फूट जाए, तो वो सामान का इंश्योरेंस कंपनी पैसे देकर और वो भंगार का सामान अपने साथ लेके जाती है ना, उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं कर सकते कि लाइफ इंश्योरेंस में कोई पर्सन की डेथ हो जाए और उसके बाद डेड बॉडी इंश्योरेंस कंपनी ले जाती हो, नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन वो लाइफ इंश्योरेंस में यूज़ होता नहीं है। तो इंश्योरेंस जो है ना वो इन 4 प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है। सबसे ज़रूरी जो है वो ये उसके ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो जैसे हमने ये 4 प्रिंसिपल्स देखे ना, अब इंश्योरेंस के दूसरे टॉपिक पर पहुँचे। तो दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के जनरली 2 टाइप हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। इंसान जब अपनी ज़िंदगी के लिए खुद के लिए जो इंश्योरेंस करवाता हो तो वो उसका लाइफ इंश्योरेंस कहलवाता है। लेकिन कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए, मतलब अपनी चीज़ों के लिए, अपने गुड्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अदर थिंग्स के लिए जो इंश्योरेंस करवाता हो वो उसका जनरल इंश्योरेंस होता है। खुद की ज़िंदगी के लिए इंसान जब खुद की ज़िंदगी के लिए जो इंश्योरेंस करवाएगा वो उसका लाइफ इंश्योरेंस। उसके अलावा कोई चीज़ों के लिए जो इंश्योरेंस होता है उसे जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। ये 2 टाइप के इंश्योरेंस हुए ना, और इन दोनों के टाइप में ही समझे। जिसमें सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझें। लाइफ इंश्योरेंस में भी 2 टाइप के आते हैं, एक आता है होल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के भी 2 पार्ट। जैसे सबसे पहले होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझें। होल लाइफ इंश्योरेंस उसे कहते हैं कि जब कोई पर्सन ने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया हो तो उसे जो है वो एक फिक्स पीरियड के लिए वो प्रीमियम भरता है। जैसे कि मैंने जो है वो करीबन 3 लाख का जो है वो इंश्योरेंस लिया है। समझो 3 लाख का मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया और उसके हिसाब से मैं हर महीने 5-5 हज़ार रुपये का प्रीमियम भरता हूँ। जितना भी हो वो सब अलग अलग भरते हैं कि हर महीने में 5-5 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस भरता हूँ। तो 5-5 हज़ार का इंश्योरेंस, इसका मतलब जैसे मैंने बताया साल में जो है वो 60,000 हुए, 60,000 हो गए। मतलब 5 साल में मेरे 3 लाख पूरे हो जाएंगे। 5 साल में कितना, 3 लाख पूरे हो जाएंगे मेरे। तो 5 साल में 3 लाख पूरे हो गए। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस क्या कहते हैं कि आपका जो प्रीमियम फिक्स पीरियड के लिए पहले भरा जाता है, लेकिन उसके पैसे आपको तभी वापस मिलते हैं जब जो है वो ये पर्सन की डेथ हो जाए। जब पर्सन की डेथ हो उसके बाद ही उनके हेयर्स को, मतलब उनकी संतान को, उनके घर वालों को वो पैसे मिलते हैं। तो उसे कहते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है ना, ये होल लाइफ इंश्योरेंस कहलाया कि जिसमें कोई भी पर्सन जब इंश्योरेंस लेता हो ना, कोई भी पर्सन जब इंश्योरेंस लेता हो तो वो इंश्योरेंस जो है उसकी डेथ के बाद उनके परिवार वालों को ही उसके पैसे वापस मिलते हैं। तो इसे कहते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, और इनमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है कि भाई ये आपका टाइमिंग इतने में पूरा हो, जैसे 5 साल में 3 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे, लेकिन पैसे आपको तभी मिलेंगे जब उस पर्सन की डेथ होती हो। तब तक वो पैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास सेफ रहेंगे। और दूसरा जो आता है
दूसरा आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। तो एंडोमेंट इंश्योरेंस उसे कहते हैं हम लोग कि जो इंश्योरेंस जो है जिसमें एक फिक्स टाइमिंग होता है, फिक्स टर्म होता है। लाइफ इंश्योरेंस में ही, एंडोमेंट इंश्योरेंस में फिक्स टर्म होता है कि जैसे कि भाई मैं 3 लाख रुपए के लिए मैंने बताया कि हर महीने 5-5 हज़ार, तो 3 साल में मेरे 3 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। तो अगर उस 3 इयर्स के बीच में, 3 साल के बीच में मेरी डेथ हो गई या और कुछ जो है वो हो गया, तो फिर मेरे हेयर्स को, मतलब मेरी संतान, मेरे घर वालों को जो है वो पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर बाय चांस 3 साल में कुछ भी नहीं हुआ, जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया था कि भाई 3 साल में मेरी डेथ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो मेरे 3 लाख रुपए उसी वक्त मुझे वापस मिल जाएंगे। ठीक है ना, मेरी डेथ हो तब तक नहीं, लेकिन उसी वक्त भाई मुझे वापस मिल जाते हैं। ठीक है, उस वक्त मेरे पास ऑप्शन होता है कि अगर मैं उसको बढ़ा सकूं तो मैं बढ़ा सकता हूँ। मतलब 3 साल के बाद मुझे और 3 साल फिर से रिन्यू करवाना है तो मैं रिन्यू करवा सकता हूँ। सही बात है ना। तो होल लाइफ इंश्योरेंस और एंडोमेंट इंश्योरेंस में यही एक मेन डिफरेंस है। होल लाइफ इंश्योरेंस वो कहलाता है कि जब पर्सन की डेथ हो उसके बाद ही उनके घर वालों को पैसे मिलते हैं, इसे होल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। और एंडोमेंट इंश्योरेंस उसे कहते हैं कि जब इंश्योरेंस का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता हो, जब टाइम पूरा हो जाता हो, उसके बाद अगर वो पर्सन की डेथ नहीं हुई, मतलब कि अगर वो पर्सन जिंदा ही है, कुछ नहीं हुआ, तो उसी को ही उसके पूरे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं वो हमने समझा ना, उसके ये 2 टाइप्स भी जो है वो हमने देखे। अब उसके बाद का टाइप आता है, वो आता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बाद जनरल इंश्योरेंस आते हैं। जनरल इंश्योरेंस में भी 3 टाइप आते हैं मेन। 3 टाइप में पहला आता है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस। देखो, जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, मैंने आपको पहले बताया ना, लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है कि भाई ह्यूमन के लिए, अपने इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है। जनरल इंश्योरेंस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, चीज़ों के लिए। और जनरल इंश्योरेंस जनरली बिजनेसमैन लेते हैं। बिजनेसमैन अपने सामान के लिए जो है वो इंश्योरेंस लेते हैं। और जिसमें सबसे खास इंश्योरेंस जो लिया जाता है ना, बिजनेसमैन जो इंश्योरेंस करवाते हैं, वो आता है ये ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस सबसे खास करवाया जाता है, क्योंकि पता है ट्रांसपोर्टेशन में अक्सर जो है वो नुकसान रहता है कि मैं यहाँ सूरत से जो है वो ये सामान दिल्ली भिजवा रहा हूँ, समझो बाय रोड जा रहा है, रोड के थ्रू जा रहा है, अगर रोड में एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा तो जो है वो लाखों का सामान होगा, वो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, सब मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही उसका इंश्योरेंस करवा सकता हूँ ना। सही बात है ना। तो इसीलिए जनरल इंश्योरेंस में पहला आता है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस। जो भी 3 टाइप में आता है, एक मैराइन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस या रेल या रोड इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस वो कहलाता है कि जो इंश्योरेंस जो है वो जब गुड्स सी रोड के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मतलब समुद्र के रास्ते आप अगर सामान भेज रहे हो, तो वो कहलाता है मैराइन इंश्योरेंस। ठीक है ना, समुद्र के रास्ते पर जो है वो सामान भेजना, ये मैराइन इंश्योरेंस वो सबसे ओल्ड, सबसे जो है वो ये पुराना इंश्योरेंस कहलाता है। क्योंकि पहले के टाइम में आपको पता होगा ना कि भाई समुद्र के रास्ते से ही जो है वो आते जाते थे दूसरे देश से। एयर रूट तो पहले था नहीं, समुद्र के रास्ते से ही दूसरे देशों से आते थे। इसीलिए इसीलिए ये मैराइन इंश्योरेंस वो सबसे ओल्ड फॉर्म है, सबसे पुराना जो है वो ये इंश्योरेंस है। कहते हैं लंदन के लॉयड्स ने वो सबसे पहले ये मैराइन इंश्योरेंस शुरू किया था। ठीक है ना, अपना मैराइन इंश्योरेंस जो है वो शुरू किया था लंदन में, सबसे पहले ये इंश्योरेंस शुरू हुआ था 18वीं सेंचुरी के आसपास। फिर आता है एयर इंश्योरेंस। जब 19वीं सेंचुरी के आसपास एयरवे की जब शुरुआत हुई, मतलब अब प्लेन के थ्रू लोग भी यहाँ से वहाँ जाने लगे और गुड्स का भी ट्रांसपोर्ट होने लगा, प्लेन के थ्रू अब ट्रांसपोर्ट होने लगा। और इसकी वजह से फिर जो है वो ये एयर इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। एयर इंश्योरेंस वो बहुत इम्पोर्टेंट कहलाता है, इसीलिए क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो स्पीडी ज़रूर है लेकिन कॉस्टली है और रिस्की है। एयर इंश्योरेंस ज़्यादा कॉस्टली कहलाता है और रिस्की भी ज़्यादा होता है। ऊपर प्लेन में जो है वो अगर प्लेन क्रैश हो जाए और कुछ अगर नुकसान हो जाए तो पूरा गुड्स, पूरे सामान जो है वो नुकसान में चले जाते हैं, यहाँ लॉस हो जाता है बहुत बड़ा।
इसकी वजह से एयर इंश्योरेंस करवाना इम्पोर्टेंट आता है। हाँ, और जनरली एयर इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज़्यादा होता है, उसका जो प्रीमियम भरना पड़ता है, जो पैसे भरने पड़ते हैं उसके लिए, वो भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। और दूसरा आता है रेल या तो रोड इंश्योरेंस। रेल इंश्योरेंस और रोड इंश्योरेंस ये तो हर जगह पर है ऑलमोस्ट। जब एक ही कंट्री में जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हो ना, एक ही देश में अगर सामान ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए एयर इंश्योरेंस रेल इंश्योरेंस या रोड इंश्योरेंस सबसे बेस्ट रहता है। और उनमें रिस्क होता है। इनमें रिस्क कौन सी चीज़ों का होता है कि जैसे चोरी का, या कोई जो है वो डाका डाल दे, या कोई गुड्स का डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उनका जो है वो रिस्क रहता है। और इस रिस्क के सामने जो है वो ये इंश्योरेंस करवाते हैं, ये रोड इंश्योरेंस। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस में गुड्स और ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस समझा। दूसरा आता है फायर इंश्योरेंस। दूसरा फायर इंश्योरेंस आता है, मीन्स कोई भी चीज़ में आग लग जाए तो उससे जो भी लॉस होता है ना, उस लॉस से बचने के लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसे फायर इंश्योरेंस कहते हैं। सही बात है ना। और ऑलमोस्ट जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने ज़मीन मकान के लिए, अपनी जो है वो ये शॉप के लिए, अपनी कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए ऐसा फायर इंश्योरेंस करवाते हैं फायर इंश्योरेंस। उनके लिए जो है वो रेगुलर प्रीमियम भरा जाता है कि अगर बाय चांस उसके बाद अगर फैक्ट्री में, शॉप में, कंपनी में अगर आग लग जाती हो तो उसका कंपेंसेट, उसकी भरपाई फिर इंश्योरेंस कंपनी करती है, तो उसे कहते हैं फायर इंश्योरेंस। ठीक है, और फायर इंश्योरेंस के बाद दूसरा आता है, वो आता है अदर जनरल इंश्योरेंस। अदर जनरल इंश्योरेंस पता है प्रेजेंट टाइम में आज टेक्नोलॉजी का टाइमिंग और जो है वो मॉडर्न टाइमिंग ऐसा आ चुका है कि जिसके अंदर जो है इंश्योरेंस की इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है कि आज आपको जैसा चाहिए ना वैसा इंश्योरेंस आप ले सकते हो, जैसा चाहिए वैसा इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। आज इंश्योरेंस कंपनी इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप जैसा बोलोगे ना कि भाई मुझे इस टाइप का इंश्योरेंस चाहिए, तो आपको वैसे टाइप का इंश्योरेंस देंगे। मतलब कि जैसे कि अगर एग्जांपल दूं, एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस उसमें आ जाते हैं। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस आज आपको है ना, हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी कैसे आपको जैसे चाहिए कि जैसे अगर कोई सिंगर होता है ना, कोई सिंगर, तो वो अपने गले का इंश्योरेंस करवाता है कि कहीं उसका गला उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो सिंगर होते हैं वो अपने गले का इंश्योरेंस करवा देते हैं कि कहीं अगर उसकी आवाज़ ख़राब हो जाए तो वो उनका इंश्योरेंस भी करवाते हैं। जैसे अगर कोई रनर होते हैं, ठीक है ना, दौड़ने वाले अगर रनर होते हैं तो वो अपने पैरों का भी इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर उनके पैरों का कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो। ठीक है, घर में रहने वाले कोई पर्सन, उनके घर में कोई अगर पेट एनिमल हो तो वो उनके पेट एनिमल का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अदर इंश्योरेंस में आपको जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाना हो, इंश्योरेंस कंपनी रेडी होती है। आपके पास कोई स्पेशल पेन हो ना घर पे, यार ये तो बहुत कीमती पेन है, कहीं ये गुम ना हो जाए, ठीक है ना, या कहीं इसको जो है वो कुछ लॉस ना हो जाए, तो आप एक पेन का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। ये भी है। स्टूडेंट का जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पेन का इंश्योरेंस करवा सकते हो। और हाँ, कोई भी चीज़ का इंश्योरेंस होता है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अपनी एजुकेशन का इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि अगर बाय चांस उन्हें एजुकेशन के बाद अगर जो है वो ये जॉब न मिली या और कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसका इंश्योरेंस भी होता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी जॉब का इंश्योरेंस करवाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ बिजनेस में जॉब करते हैं वो अपनी जॉब का इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर मेरी जॉब छूट गई, कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा भरपाई करेगी। ठीक है ना। कोई भी पर्सन अपने जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस निकलता है ना, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस आप करवाते हो। तो इवन जैसी भी आपको चाहिए, जो भी चीज़ का चाहिए, उन चीज़ों का जो है वो इंश्योरेंस आप लोग करवा सकते हो। जब कोई जो है वो ये प्रोग्राम होता है, नवरात्रि के टाइम में होने वाला प्रोग्राम, तो उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है कि क्या पता बारिश की वजह से पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो मालिक के लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। सही बात है ना। तो इसलिए उसका इंश्योरेंस पहले से करवाते हैं। आईपीएल मैचेस जो होती हैं उनका इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर कोई नेचुरल कैलिमिटी की वजह से अगर मैच कैंसिल हो गई तो वो भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसी वजह से जैसे उन चीज़ों का भी जो है वो इंश्योरेंस करवाते हैं। कोई पर्सन दूसरे पर्सन का इंश्योरेंस करवाता है कि जिससे हमें पैसे लेने हो, मुझे अगर सामने वाले से 10 लाख रुपए लेने हैं
तो मैंने वो सामने वाले पर्सन का इंश्योरेंस करवाया है कि बाय चांस अगर सामने वाले पर्सन हाथ ऊपर कर दे कि अब तो मैं पैसे नहीं दे सकता, जो करना हो करो, तब उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी मुझे जो है वो ये पैसे देगी। ठीक है, तो अदर जनरल इंश्योरेंस में जैसे चाहिए जो चाहिए उस टाइप का इंश्योरेंस जो है वो आज अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे हमने जो है वो आज इंश्योरेंस के बारे में देखा ना, इंश्योरेंस की चीज़ों के बारे में देखा, उनके टाइप्स के बारे में देखा। अब जनरल सर्विसेज में, बिजनेस सर्विसेज में दूसरी सर्विसेज अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।